हम वकला से अक्सर एक ही किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, केस की तफसीलात के बारे में, अगली तारीख के बारे में और क्लाइंट केस जीतेगा या नहीं, इस बारे में। इन्हीं सवालात में से एक सवाल ये भी है कि निकाहनामा कैसे फिल किया जाए। इस बारे में मेरी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद भी है, मगर आज मेरा जवाब कुछ थोड़ा-सा मुख्तलिफ होगा। सवाल ये है कि आपको निकाहनामा फिल ही क्यों करना है? फिल करने के लिए दूसरे बहुत से लोग मौजूद होते हैं और निकाह के टाइम के ऊपर निकाह ख्वाह भी इस मामले में आपकी मदद करने के लिए मौजूद है। निकाहनामे का डॉक्यूमेंट इजीली नेट पर अवेलेबल है। शादी की बाकी तमाम तैयारियों के साथ-साथ निकाहनामे की वो शराइत जिनके ऊपर खानदानों में बदमज़गी हो सकती है, उनके ऊपर पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह से गौर करके अगर इन मामलात को तय किया जाए, तो किसी किस्म की परेशानी या बदमज़गी का सामना दोनों फैमिलीज़ को बाद में नहीं करना पड़ेगा। निकाहनामे के टोटल 25 कॉलम्स हैं, मगर आज हम सिर्फ उन कॉलम्स के बारे में बात करेंगे जो हक महर से रिलेटेड है। और जब उन कॉलम्स की बेसिस के ऊपर हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है क्योंकि उन कॉलम्स को बहुत एहतियात के साथ फिल नहीं किया गया होता। कभी हमने खवातीन को उन कॉलम्स को अच्छे तरीके से ना फिल किए जाने की वजह से मुश्किल में फंसे हुए देखा है और उसी तरीके से हमने मर्द हजरात को कॉलम्स को बेहतियाती से फिल करने की वजह से बड़ी मुश्किलात का शिकार होते देखा है। और ये मुश्किलात बेसिकली वुकला को कोर्ट के अंदर पेश आती हैं, जिसकी वजह से हमें ये बात समझ लेनी चाहिए और इस बात को बहुत एहतियात से सोच समझ कर इन कॉलम्स को फिल करना चाहिए ताकि अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई भी सिचुएशन शादी के अंदर आती है कि आपको कोर्ट जाना पड़े, तो ये कॉलम्स बड़े प्रिसाइसली बहुत अच्छे अंदाज में लिखे गए हों ताकि बाद में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए जी कॉलम नंबर 13 की तरफ। कॉलम नंबर 13 में मेंशन किया जाता है कि हक महर कितना है। कॉलम नंबर 14 में मेंशन किया जाता है कि हक महर मुअज्जल कितना है और गैर मुअज्जल कितना है। मुअज्जल हक महर वो होता है जो कि शादी के टाइम पर दिया जाता है और गैर मुअज्जल वो होता है जो कि ऑन डिमांड दिया जाता है। कॉलम नंबर 15 में मेंशन किया जाता है कि आया हक महर की रकम का कुछ हिस्सा अदा किया जा चुका है या नहीं। अगर अदा किया जा चुका है तो वो कितना है। इसी तरह कॉलम नंबर 16 में मेंशन किया जाता है कि हक महर में या हक महर में अदा की जाने वाली रकम की जगह कोई प्रॉपर्टी दी गई है तो उसकी डिस्क्रिप्शन इस कॉलम में मेंशन की जाती है। इसी तरह कॉलम नंबर 17 जो है वो खसूसी शराइत का कॉलम है। अक्सर ऐसी शराइत के हस्बैंड खातून को शादी के बाद जॉब की इजाज़त देगा या अगर तलाक देगा तो वो 50 लाख रुपए देगा। इस किस्म की शराइत को खसूसी शराइत के कॉलम के अंदर मेंशन कर दिया जाता है। एक्चुअली इस कॉलम का मकसद ये है कि ऊपर कॉलम नंबर 13, 14 और 15 की हक महर की जो भी रकम है, गोल्ड है या प्रॉपर्टी है, उसकी जो भी तफसीलात हैं या उससे रिलेटेड कोई भी उनको फ्यूचर के अंदर एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। अगर प्रॉपर्टी है तो वो कब तक खातून के नाम की जाएगी, अगर रकम है तो वो किस तरीके से अदा की जाएगी। तो इस कॉलम के अंदर लिखी गई किसी भी गैर कानूनी या हमारा रिलीजन जिस चीज़ की इजाज़त नहीं देता ऐसी कोई भी शराइत लिखने का, किसी भी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि फ्यूचर में इसको एज़ अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कोर्ट के अंदर नहीं किया जा सकता। मसलन ये मेंशन कर देना कि हस्बैंड दूसरी शादी नहीं करेगा, इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है। हस्बैंड खातून की इजाज़त के साथ दूसरी शादी कर सकता है और उसके इस हक पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो इन कॉलम्स को उस उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए जो फ्यूचर में कारआमद हो। हक महर के कॉलम्स की निकाहनामे के अंदर बहुत अहमियत है। हमारे मज़हब में भी इसको बहुत अहमियत दी गई है। जब तक हक महर अदा नहीं किया जाता खातून को, वो एक बोझ की तरह हस्बैंड के ऊपर कायम रहता है। अगर वो खुद माफ़ कर देती है, तो एक अलहदा बात है। बिल्कुल इसी तरीके से ये बात आम तौर पर की जाती है कि निकाहनामे में दी गई प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि निकाहनामा एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और इसमें लिखी गई कोई भी प्रॉपर्टी क्योंकि निकाहनामा रजिस्टर होता है इसीलिए वो प्रॉपर्टी भी ऑटोमेटिकली कानूनी तौर पर खातून के नाम रजिस्टर कंसिडर की जाती है। उसको अलहदा से रजिस्टर करवाए जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस बारे में कोर्ट्स की बहुत सी जजमेंट्स आ चुकी हैं।
جو प्रॉपर्टी खातून को निकाह नामे में लिख कर दे दी गई है वो खातून को के नाम पर रजिस्टर ही कंसिडर की जाएगी। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस का सामना हमें कोर्ट्स के अंदर अक्सर करना पड़ता है जहां पर लड़की के घर वालों ने कुछ बढ़ा चढ़ा कर हक महर लिखवा लिया होता है ये कहकर कि बाद में आप बेशक ना दें, मगर जब इस किस्म की बदमज़गी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो कोर्ट के अंदर वो सारे का सारा अमाउंट, प्रॉपर्टी, गोल्ड जो कुछ भी होता है वो कोर्ट के अंदर क्लेम की सूरत में आ जाता है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर लड़के वालों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त प्रेशराइज होकर जहाँ पर एक हुजूम के अंदर उनसे ये तमाम चीज़ें निकाहनामे के अंदर लिखवा ली जाती हैं, वो प्रेशर में आकर ये सब कर तो देते हैं, मगर ऐसी सिचुएशन जब ऐसी नौबत पर पहुँचती है, तो बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब एक और सिचुएशन जो आमतौर पर देखी जाती है वो ये है कि निकाहनामा फिल करते हुए तवज्जो नहीं दी जाती और कॉलम्स के अंदर इसको इस तरीके से मेंशन किया जाता है, इतने रकम, इतना तोला गोल्ड और इतनी प्रॉपर्टी। इस तरीके से इनको कॉलम्स के अंदर फिल किया जाता है और यहाँ पर एवज़ वाली बात मेंशन करने से रह जाती है और फिर इसको क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल हो जाती है, तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करती है कि अमाउंट यानी कि रकम, गोल्ड और प्रॉपर्टी तीनों चीजें खातून को हक महर में दी गई हैं और अब उसको हस्बैंड से रिकवर करवा कर दी भी जानी चाहिए। ऐसे भी बहुत से केसेस हमने देखे हैं जहां पर खातून से शादी के अगले दिन ही गोल्ड ले लिया जाता है और हक महर की रकम माफ करवा ली जाती है। तो दोनों सिचुएशंस हमारी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं और इस किस्म के बहुत से केसेस हमें डेली देखने को मिलते हैं। इसलिए निकाहनामे को बहुत जिम्मेदारी के साथ, म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ, दोनों पार्टीज की रजामंदी के साथ जितनी जिसकी हैसियत हो उस हिसाब से फिल किया जाए तो फ्यूचर के अंदर इन मुश्किलात से बचा जा सकता है। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी मौजूद है जहां पर आदमी ये केस लेकर कोर्ट में गया कि उसके इतने वसाइल नहीं हैं कि जितना उसके ऊपर अमाउंट डाल डाल दिया गया है और उसके साथ ही उसको प्रॉपर्टी देने का भी कहा है जो कि 4 कनाल थी। ये उसके वसाइल से बहुत बाहर था और उसकी जो प्ली थी वो यही थी, यानी कि उसका कहना यही था कि ये रकम या गोल्ड या प्रॉपर्टी लिखा गया था जो कि गलती से निकाहनामे के अंदर इस तरह से मेंशन हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि कोर्ट्स को इस बात को कंसिडर करना चाहिए कि उस वक्त जब निकाहनामा फिल किया गया तो पार्टीज की नीयत क्या थी, इंटेंशन क्या थी, उसके बाद फैसला किया जाए। ना सिर्फ ये इस बात को अहमियत दे दी जाए कि कॉलम नंबर 13, 14, 15, 16 क्या कह रहा है और उसी बेसिस के ऊपर फैसला कर दिया जाए और जो कि लड़के या लड़की के साथ अनजस्टिफाइड हो सकता है। आज हमने बात की है उन कॉलम्स की जो कि हक महर से ताल्लुक रखते हैं और उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा इसके बारे में। इससे आगे कॉलम नंबर 18 से लेकर 25 तक भी कुछ ऐसी शराइत हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, उनकी भी अहमियत है, जिनके ऊपर एक कट लगा दिया जाता है, उन कॉलम्स को काट दिया जाता है और उनको अहमियत नहीं दी जाती। हम उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट कॉलम्स के ऊपर अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। अंटिल देन, see you. Allah Hafiz.